यहां धान की जितनी सरकारी खरीद होती है उसका 80% से ज्यादा भारत सरकार के हिस्से का होता है। हमने ना सिर्फ धान पर एमएसपी बढ़ाई है बल्कि लाभार्थी किसानों की संख्या भी बढ़ाई है। भाजपा सरकार के प्रयासों की वजह से आज छत्तीसगढ़ धान की खरीद मामले में बहुत आगे निकल चुका है। पिछले 9 साल में भाजपा की केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के धान किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा दिए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि केंद्र सरकार खरीदती है, तो रमन सिंह जी ये बताए कि 10 क्विंटल खरीदी करने का निर्णय किसका था, क्यों उस समय एक एक दाना धान नहीं खरीदा गया, किसके कहने से रोका गया। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। बोनस किसके कहने से रोका। आप तो हर साल बोनस देने की बात कहे थे, चुनाव पहले बोनस और चुनाव के बाद खत्म। 3 साल बोनस, 2 साल बोनस, 3 साल बोनस। इस नीति पे रमन सिंह जी चले और रमन सिंह जी लगातार किसानों को ठगने का काम किया। चावल पूरा का पूरा केंद्र सरकार खरीद रही है, पूरा पैसा दे रही है। इनको ये कहने में आपत्ति क्या है कि 80% पैसा धान का किसानों को छत्तीसगढ़ के केंद्र की सरकार दे रही है। और ये प्रमाणित हो जाता है इन आंकड़ों में कि केंद्र सरकार जो पैसे दे रही है वो चावल के लिए देती है, धान नहीं खरीदती। भूपेश जी धान के आंकड़े बता रहे, कल भ्रमित करने का प्रयास कर रहे थे। मुझे लगता है कि इस प्रकार के भ्रम पैदा करने की जिस स्थिति बनी हुई है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। और आज का मुद्दा, जैसे कि हमने शुरू में बताया कि ये चुनाव की बिसात बीत चुकी है और ऐसे में अपने अपने मोहरों को राजनीतिक दल अपनी अपनी जगह पर फिट करने में जुट गए हैं। जो नजर आ रहा है उससे ये साफ झलक रहा है कि इस बार का चुनाव भी कहीं बघेल बनाम रमन सिंह तो नहीं होने जा रहा है, क्योंकि जब मोदी जी आए तो उन्होंने रमन सिंह को इस तरीके से महत्व दिया जिससे इस बात की चर्चा जोरों पर है। और उसके बाद रमन सिंह फुल फ्लैश में आक्रामक तेवर के साथ सामने आ चुके हैं और उनके द्वारा लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमले किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पीछे नहीं है, वो केवल टारगेट बना रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह को। ऐसे में क्या होगा, कौन किसके भरोसे में है, क्या कांग्रेस भूपेश के भरोसे में है तो भाजपा रमन के भरोसे पे, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं समीक्षात्मक रूप से इस पूरी घटना को हमारे बीच रखने के लिए राजनीतिक समीक्षक के रूप में मनीष वोरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है तेज तर्रार युवा नेता विपिन मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए निशिकांत पांडे जी, जो कि भाजपा का पक्ष रखेंगे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो तीनों मेहमानों का स्वागत कर इस चर्चा को मैं शुरू करता हूं। और जैसा कि हमने बताया था कि इस चर्चा का मकसद यही है कि हम ये जान सकें कि क्या चुनाव में 2 बड़े लीडर जिनके नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा वो बघेल और रमन हैं। तो सबसे पहले मैं रुख करता हूं बीजेपी की ओर। ही निशिकांत जी से संपर्क हो पाया है तो हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। मेरी आवाज मिल पा रही है पांडे जी? जी मोहन जी, ठीक है। तो क्या माने पांडे जी, हम देख रहे हैं कि जब मोदी जी आ रहे हैं तो बार बार उन्होंने रमन सिंह जी से बात की, उनको महत्व दिया और उसके बाद आक्रामक तेवर के साथ 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रमन सिंह जी की हुई है, धान के मुद्दे पर और शराब घोटाले के मुद्दे पर, और जवाब भी मुख्यमंत्री उन्हीं को दे रहे हैं। क्या माने रमन सिंह आगे हैं? किन मुद्दों को लेकर आप लोग चुनाव में जाएंगे? रमन सिंह का चेहरा रहेगा क्या आगे? रमन सिंह डेफिनेटली हमारे सर्वोच्च नेता हैं और 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, वो बड़े कद के नेता हैं। रही बात जो भूपेश बघेल जी कद की बात कर रहे हैं, तो अभी उनका 2.5 साल का फॉर्मूला पहले फिट हो जाए, सेट हो जाए।
हमारे साथ मनीष वोरा जी जुड़े, उनको पहले जन्मदिन की बधाई देता हूँ, क्षमा चाहता हूँ आपसे, बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई आपको जी। और मुद्दे की बात की मोहन जी आपने, तो मुद्दे तो इनके स्वयं के घोषणा पत्र हैं, जो धोखा पत्र इन्होंने जारी किया था प्रदेश की जनता के समक्ष, वो धोखा पत्र अक्षरशः जनता के समक्ष हम लेके जा, हमको मिल रहा है। विषय क्या है, जब शराबबंदी करके आए, शराबबंदी के नाम से आए थे, और 2161 करोड़ रुपए घोटाला जब ईडी ने साबित किया, अभी दूसरा घोटाला जो इनका 25 रुपए टन का चल ही रहा है, लोग जेल में बैठे हुए हैं। जो वादा खिलाफी की इन्होंने, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और जो गैस सिलेंडर के लिए अभी मोहन जी सीएम ने मना कर दिया कि हम नहीं दे पाएंगे, कुछ घोषणा करने की बातें होती है। तो विषय क्या है, प्रदेश की जनता को छलने का जो काम ये सरकार ने किया है वो जनता के समक्ष है, और हमारे 15 साल का कार्यकाल भी जनता के समक्ष है, तो जनता अपना नेता चुनेगी। जी मोहन जी। ठीक है, तो जनता अपना नेता चुनेगी। अभी साफ साफ कुछ कहना जो है वो संभव नहीं है, लेकिन जो चीजें नजर आती है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, और बॉडी लैंग्वेज ही काफी कुछ बता देती है कि किसको महत्व दिया जा रहा है, किसको पीछे किया जा रहा है। अब चलते हैं विपिन मिश्रा जी की ओर। मिश्रा जी, आपके यहाँ तो कहीं अगर मगर जैसी बात नहीं है, भूपेश है तो भरोसा है का नारा आप लोग दे रहे हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री भी अब बन गए हैं। आप लोग भी अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे क्या कि कैसे होगा, कौन लीडरशिप में है, कौन कैप्टन है, कौन उप कैप्टन है? देखिए, मैं टीवी 24 के चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि सूपा बोले तो बोले, अब चलनी बोल रहे हैं, जिनके 36 छेद 15 साल इनकी सरकार रही, 15 सीट में सिमट गए, प्रदेश की 3.25 करोड़ जनता ने इन्हें ऐसा करारा जवाब दिया कि ये तो कोमा से निकल नहीं पा रहे हैं, इनको सन्नताप हो गया है। 15 साल की सरकार चली गई, सन्नताप यानी बुखार, और जब एकदम आदमी पूरी तरह से बुद्धि काम नहीं करती है ना, तो होता क्या है, जब आदमी 15 साल मुख्यमंत्री रहता है और अचानक से जब सत्ता चली जाती है तो बुद्धि काम नहीं करता है। 15 साल में पहली बार छत्तीसगढ़ की जो जनता है उसको लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों की सरकार बनी है, और हरेली तिहार मनाया जा रहा है, किसानों का कर्जा माफ किया जा रहा है। आज छत्तीसगढ़ के जो युवा, जो बेरोजगार हैं, उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। गांव गांव में अंग्रेजी में भी अभी स्कूल खुल गया। आत्मानंद इनके खुद भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि लेटर लिखते हैं अपने लेटर पेड में। बृजमोहन अग्रवाल जी का लेटर वायरल हो गया था, जानकारी के लिए बताना चाहूंगा। और कांग्रेस पार्टी में एक से एक प्लेयर हैं, कांग्रेस पार्टी में प्लेयर की कमी नहीं है, चाहे माननीय भूपेश बघेल जी, भूपेश है तो भरोसा है। अब बाबा साहब का भी अपनी अलग महत्वपूर्ण भूमिका है, किस तरह से घोषणा पत्र बनाया गया था, बाबा साहब की भी अलग लोकप्रियता है प्रदेश के अंदर में, भूपेश बघेल की भी लोकप्रियता है। चुनाव जीतने के लिए, रण जीतने के लिए, युद्ध में जाने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। रणभूमि में जाएंगे तो युद्ध जीत के भी आएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ की 3.25 करोड़ जनताओं का हमको आशीर्वाद है। रहा सवाल भ्रष्टाचार, इनके मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी 15 साल मुख्यमंत्री हुआ करते थे, इन्होंने कहा था कि 1 साल अगर हम कमीशन बंद कर दे तो हमारी सरकार रहेगी 30 साल तक। मतलब इन्होंने माना कि हम सब कमीशन खोरी कर रहे थे। 2013 के मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा था कि हम शराबबंदी करेंगे, ये भूल जाते हैं, इनको याद दिलाना पड़ता है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही ना, वहाँ शराबबंदी क्यों नहीं करा रहे हो? हमारे मुख्यमंत्री जी ने समिति बना लिया है, और चैलेंज को कैसे लेते हैं? रमन सिंह का चेहरा जब आ जाएगा, एक सौम्य चेहरा जो 15 साल तक चला है, फिर चैलेंज है कि नहीं आप लोगों के लिए? इसको मानते हैं कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एकदम गर्त में चली गई है। भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बननी है। भूपेश बघेल जी जो कहते हैं वो करते हैं, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता है मुख्यमंत्री में। किसान का बेटा है, जो हल चलाता है, जो लोगों से मिलता है, चौपाल लगाता है, किसकी क्या समस्या है। आज बालोद के अंदर में एक नौजवान ने बताया कि साहब मेरा चयन हो गया है बीबीएस में, बोले मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बेटा 1 लाख में नहीं होगा, 2 लाख 2.5 लाख जितना पैसा लगेगा दूंगा। लोगों को लगा है छत्तीसगढ़ की जनता को कि किसान का बच्चा मुख्यमंत्री है। ठीक है, ये पांडे जी आएंगे आपके पास, लेकिन एक बार हम पूरा राउंड इस विषय पर कर लेते हैं। तो हमारे साथ वोरा जी हैं, वो शायद अपनी बात और अच्छे से रखेंगे तो चर्चा आगे बढ़ेगी। मनीष जी, आप देख रहे हैं राजनीतिक सरगर्मियों को, आमतौर पर जो लीडर आमने सामने होते हैं फिर उन्हीं पर राजनीति केंद्रित होती जाती है। बीजेपी से थोड़ा चेहरा दिख नहीं रहा था, अचानक से रमन सिंह को महत्व मोदी जी ने दिया, उनसे बात पूछते रहे, कान में भी बात होते रही, हम देख रहे हैं उनसे फूल ले रहे हैं, उनसे खुश हो रहे हैं। उसके बाद लगता है महत्व उनको मिला है। कई जो बड़े दिग्गज थे वो तो दिखे ही नहीं मंच में।
आपका क्या मानना है? इस पूरे कार्यक्रम के बाद एक मैसेज गया है और रमन सिंह का चेहरा सामने आएगा। देखिए मोहन जी, एक चीज मैं आपको करूं स्पष्ट कि कांग्रेस जब जब लगातार जो भी हमला करती है भारतीय जनता पार्टी पर, यदि 4 हमले करती है तो 4 में से 3 हमलों में रमन सिंह का नाम होता है। तो कहीं न कहीं इस बात को कांग्रेस और भूपेश बघेल जी अच्छे से जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर रमन सिंह के चेहरे की स्वीकार्यता आज भी बरकरार है और लगातार उस पर ही हमला हमको करना है ताकि उनकी छवि को हम डैमेज करें, ताकि उसका फायदा जो है वो कांग्रेस को मिल पाए। इस बात को भारतीय जनता पार्टी भी जान रही है। 15 साल सरकार रही है, 15 साल के अंदर रमन सिंह जी का जो कार्यकाल रहा है उस पर निश्चित रूप से हम इस बात को कह सकते हैं कि अधोसंरचनागत विकास यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो काम है वो छत्तीसगढ़ के अंदर बड़ी तेजी से हुआ था। लेकिन अभी जब ये पिछले चुनाव की भी हम बात करें, पिछले चुनाव के समय भी जब अमित शाह जी यहां आए थे, भाजपा का घोषणा पत्र जारी करने के पहले जब अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तब यहां आए थे, उस समय भी ये बात लगातार हवा में तैर रही थी कि रमन सिंह जो है अगली बार चेहरा नहीं होंगे, पार्टी का कोई नया चेहरा आएगा। लेकिन वहां पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह जी ने इस बात को क्लियर किया था कि आने वाले समय में भी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा रमन सिंह ही होंगे। और इसके पहले भी देखिए नरेंद्र मोदी जी की सभा के पहले भी अमित शाह जब आए थे तब भी उन्होंने जो मीटिंग ली थी वहां पर भी उन्होंने रमन सिंह को उतना ही वेटेज दिया था जितना कि पहले दिया जाता था। तो इस बात से कतई इंकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा यदि छत्तीसगढ़ में कोई है तो आज भी डॉक्टर रमन सिंह है और उनके किए गए 15 साल के विकास कार्य हैं। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी जिस बात को लेकर के इस बार चुनाव में जाने का प्रयास कर रही है वो है छत्तीसगढ़ में 15 साल का विकास और उसके साथ साथ 9 साल का केंद्र सरकार का विकास। तो इस दोनों बातों को लेकर के वो जा रही है। और तीसरी चीज जो हम वहां पर देखें, जो आप लगातार कह रहे थे कि बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे थे, जिस प्रकार से जो भाजपा के बड़े नेता आ रहे हैं वो जिस प्रकार से डॉक्टर रमन सिंह जी को वेटेज दे रहे हैं, उससे ये बात स्पष्ट दिख रही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा छत्तीसगढ़ में रमन सिंह ही है। और उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा कि नहीं लड़ा जाएगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अभी जो चीजें दिख करके आ रही है, जो बातें हम देख रहे हैं, उससे ये बात स्पष्ट दिख रही है कि छत्तीसगढ़ में वही एक चेहरा है जिसको भारतीय जनता पार्टी अभी भी आगे कर सकती है। और इसके साथ साथ दूसरी चीज ये भी है मोहन जी की जो बात कांग्रेस लगातार कहती है कि किसानों के लिए हमने काम किया है, किसान का धान खरीदा है, किसान का कर्ज माफ किया है, उस बात पर भी देखिए मोदी जी ने मंच से इस बात को कहा कि छत्तीसगढ़ में जो खरीदी हो रही है उसका 80% हिस्सा जो है वो केंद्र सरकार दे रही है। तो ये देखिए इसको भी टारगेट करने का प्रयास किया गया है और लगातार जो छत्तीसगढ़ का पूरा सिनारियो है उसको साधने का प्रयास जो है वो भारतीय जनता पार्टी यहां पर कर रही है। ठीक है, तो जो राजनीतिक गलियारों से खबरें छन के आती है, जो संकेत मिलते हैं, उसका जब विश्लेषण किया जाता है तो उस विश्लेषण में डॉक्टर रमन सिंह बाकियों से थोड़ा आगे दिखाई देते हैं और इसीलिए रमन सिंह की बॉडी लैंग्वेज पिछले दिनों बदली है और आक्रामक रूप से वो सामने आए हैं। मैं चलता हूं पांडे जी के पास। पांडे जी इस बात को जोड़कर ये भी बताएंगे कि कांग्रेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी चेहरा है, रमन सिंह होगा तो और ज्यादा आरोप लगाने का इनको मौका मिल जाएगा, पिछले कार्यकाल की सारी बातें फिर से ये पुनर्जीवित करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में तो आप लोग को सेटबैक है एक तरीके से, रमन सिंह के आने से नुकसान भी हो सकता है। पांडे जी, पांडे जी संपर्क हो रहा है? ठीक, पांडे जी आवाज मिल पा रही है? पांडे जी, ठीक है, पांडे जी से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। जब तक टिप्पणी फिर से ले लेते हैं कांग्रेस प्रवक्ता विपिन मिश्रा जी की। विपिन जी, ये बात मनीष वोरा जी ने बता दी है कि संकेत तो यही कह रहे हैं कि डॉक्टर रमन सिंह रहेंगे, डॉक्टर रमन सिंह रहेंगे और उधर से बघेल जी रहेंगे। कैसा देखते हैं मुकाबला? कांग्रेस के लिए कुछ चैलेंजिंग तो है। देखिए, कांग्रेस हर समय चैलेंज को स्वीकार करती है, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में। रहा सवाल रमन सिंह का चेहरा, मुझको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के अंदर में ईडी को चेहरा बना रही है, खाली ईडी को चेहरा बना रही है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता, मैंने पहले भी कहा कि 15 सीट में सिमट गए। हमको तो ऐसा लग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी राज्य सरकार पे प्रहार कर रहे, तो भी झूठा प्रहार। वो सबको पता है कि जब 2014 में आए थे तो नकली लाल किला बनाया गया था अंबिकापुर के अंदर में। तो झूठ कैसे बोला जाए? हर साल मैं 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दूंगा, विदेशों से काला धन आएगा। माँ गंगा तो मैली हो गई है, गंगा की सफाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो छत्तीसगढ़ की जनता जान रही है। खाली प्रोपोगंडा फैलाना है, दबाव कैसे बनाना है,
कितनी सारी जो नेशनल एजेंसियां हैं उसको कैसे सही उपयोग करना है, किस तरह से कांग्रेस पार्टी को बदनाम किया जाए, ठीक है। छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो जान रही है। ठीक है, ठीक है। कांग्रेस तो ये मान के चल रही है कि उनके आने से और फायदा होगा। पांडे जी क्या माने, घोटाले, भ्रष्टाचार, ये सारी बातों को रमन सिंह को कहने के लिए आगे कर रहे हो आप लोग, बाकी लीडर कहाँ गए? इसलिए ये मैसेज भी जा रहा है रमन सिंह आगे हैं। नहीं, सभी नेता सभी प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रख रहे हैं। रही बात डॉक्टर रमन सिंह जी की, तो वो हमारे प्रदेश के सर्वोच्च नेता है, 3 बार के मुख्यमंत्री हैं। और ये जो विपिन मिश्रा जी बोल रहे थे कि ईडी के समर्थन में काम कर रही भारतीय जनता पार्टी, अरे महाराज, लूटने के लिए हमने कहा था। डिप्टी कलेक्टर को बैठा के सीएम सचिवालय में प्रदेश के संसाधन को लूट रहे थे, तब तो ये नैतिकता आपको दिख नहीं रही थी। महाराज थोड़ा सा शर्म कीजिए। शराबबंदी के नाम पे आई थी सरकार, जो वो सरकार 161 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में फंस गई। क्या नैतिकता भूपेश बघेल का? भूपेश बघेल को तो इस्तीफा देना चाहिए, उनकी नैतिकता नहीं है। लेकिन मोहन जी जो आरोप प्रत्यारोप की बात कर रहे हैं वो अलग विषय है। जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने अभी कहा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ, प्रदेश हमारा जब हमें 2003 में मिला था तो किस परिदृश्य में मिला था, कैसी स्थिति में मिला था। आज 2018 में इनको शानदार चलती हुई एसी बस दी गई थी, शानदार। उसको खटारा कर दिया, उसका इंजन निकाल के बेच दिया, उसका टायर तक खा गए। गोठान में घोटाला करने वाले लोग विपिन मिश्रा यहाँ बैठ के हमको बता रहे हैं कि सरकार कैसे चलाई जाती है। विपिन मिश्रा जी, सिर्फ अपने सीएम की बात को सोच के बताना कि कब सरकार आपकी रिपीट हुई थी। एनएसयूआई के एजेंडे में बता रहे थे मुख्यमंत्री जी श्रीमान कि हमारी सरकार रिपीट नहीं होती। क्यों नहीं रिपीट होती? यही जो घोटाला और बंदरबाट और अली बाबा 40 चोर वाले लोग, इनकी सरकार रिपीट कैसे होगी मोहन जी? विषय क्या है? आपका घोषणा पत्र, जो आप गंगा माता की बात करते, वही गंगा जल लेके शर्म नहीं आती ना? गंगा जल लेके कसम खाए थे कि हम घोषणा पत्र जो जारी कर रहे हैं वो पूरा फुल करेंगे। लेकिन वही जब टीएस सिंहदेव उप मुख्यमंत्री बन के आते हैं प्रदेश में, इन लोग कहते हैं कि 95% हमने वादा पूरा किया। वो उप मुख्यमंत्री बन के बेचारा आता है जब रायपुर एयरपोर्ट पे, तो बोलता है 12% आंशिक, 12% फुल और 12% बिल्कुल नहीं। अब ये कौन से परसेंटेज की बात करती है? उप मुख्यमंत्री से बड़े हैं क्या? टीएस सिंहदेव से बड़े हैं क्या? ये इनके पास कोई नैतिकता है? लूट खसोट झूठ की राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश से सफाया हो गया। दिल्ली में 0 है, शर्म तो है नहीं। यहाँ 15 पे तो हम हैं 15 पे। दिल्ली में तुम 0 हो, फिर भी शर्म नहीं आती। कल बंगाल में 0 हो, शर्म नहीं आती। उत्तर प्रदेश में 1 सीट है, शर्म नहीं आती। लेकिन बात क्या करना है? किसान का बेटा, अरे वही किसान का बेटा, उसी किसान का हक को लूटने दिया, प्रदेश के संसाधन को लूटने दिया। किसके साथ पे? 10 जनपद के एटीएम के रूप में काम करने वाला भूपेश बघेल हमको बताया कि लीडरशिप पे आइए, लीडरशिप पे आके बोलिए, ये विषय तो चल रहा है। मोहन जी देखिए, लीडरशिप की बात जो है, जब हम विपक्ष में होते हैं तो सत्ता तो है नहीं। हमारा संगठन चुनाव लड़ता है। संगठन किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ता है? अध्यक्ष के नेतृत्व में लड़ता है। जब हमारा एक सीमा के अंदर वो संख्या आती है तो विधायक दल उसको तय करता है। ये 10 जनपद से तय नहीं होता। ये लोग बताएंगे हम लोग को। मोहन जी भी हमारी बात से सहमत होंगे कि जब 2003 में डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े तो भी विधायक दल की बैठक हुई, 2008 में भी विधायक दल की बैठक हुई, 2013 में भी विधायक दल की बैठक हुई और 2023 में भी विधायक दल की बैठक होकर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। जी मोहन जी, ठीक है। चलिए, तो ये बीजेपी का अपना सिनारियो है और वो एक तरीके से इसी तरीके से काम करती है कि चेहरा आगे हो ना हो, संगठन काम करता है। लेकिन विपिन जी, चेहरा हो ना हो, मुद्दे काफी उनके पास है, उनके तर्कस में काफी तीर हैं, वो सारे तीर आपके ऊपर वो चला दिए हैं, मुद्दे गिना दिए हैं। ऐसे में चेहरे पर ज्यादा बात नहीं होगी, मुद्दों पे बात होगी। फिर ऐसे में जवाब क्या देंगे आप? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इनको तो चुल्लू और पानी में डूब के मार जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, क्योंकि 15 साल इनकी सरकार थी, इनको शर्म नहीं आती है। बहुत बेशरम आदमी है, बहुत बदतमीज आदमी है। इनको पता नहीं कि सरकार किस तरह चलती है, इनको शायद पता नहीं। एक सम्मान पांडे जी को मेरे से बहुत बड़े हैं, इनको बात करने की तमीज नहीं है कि किस तरह से राजनीति की जाती है। अरे नहीं, ऐसे बात की जाती है। राजनीति में सम्मान के साथ, सम्मान के साथ। नहीं, इनको शर्म नहीं आ रही है। राजनीतिक सूचिता, राजनीतिक घोटालों का जवाब।
और इनको शर्म नहीं आ रही है। इनको तो शर्म दिल्ली में क्यों? दिल्ली में जीतो, नेता आयोग की बैठक सीट वैसी बढ़ गए, सबसे बड़ा इनको शर्म नहीं आ रही है। इनको शर्म नहीं आ रही है। इनको शर्म नहीं आ रही है। ये 15 सीट में सिमट गए। हम भी 15 साल के विपक्ष में थे। 37, 38, 36, 38 सीटें हुआ करती थी, हम संघर्ष करते थे। ठीक है। मगर 15 साल में 15 सीट में सिमट मौका दूंगा पहले। हाँ, आप समझ सकते हो। रहा सवाल अब क्या है, इनके पास कोई मुद्दा तो नहीं। देखो, बात करना तो बहुत बढ़िया जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में। ऐसा ट्रेनिंग दिया जाता है कि झूठ को ऐसा बताएंगे पूरा एकदम स्टाइल से। कौन सा झूठ बता, एक आध। क्या आत्मनिर्भर स्कूल नहीं खुला? क्या युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है? क्या किसानों को कर्जा माफ नहीं किया गया? ठीक है। क्या हमने जो कहा था पूरे वादा कर चुके हैं, पूरे जितने हमारे 36 वादी थे, है ना? और रहा सवाल, ये बोल रहे हैं कि हमने सब काम कर दिया है। अच्छा, इन्हीं ने सब किया है और किसी ने कुछ किया ही नहीं है। छत्तीसगढ़, अगर आपने इतना काम किया था, अगर आपने इतना काम किया था, छत्तीसगढ़ की जनता आपसे इतनी खुश थी, तो 15 साल में 15 सीट में। ठीक है, सीधा जवाब पांडे जी, 15 सीट में सिमट गए हैं, इसका क्या आंसर है? यही जो झूठ फरेब का घोषणा पत्र जारी किया था, शराब बंदी करेंगे, बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपए महीना देंगे, 10 लाख युवाओं को देंगे, 3000 करोड़ रुपया सालाना आएगा, ये सब जितने झूठ थे कि मतलब सिंचाई का रकबा दुगना कर देंगे, वृद्धा पेंशन देंगे, विधवा पेंशन देंगे, नियमितीकरण करेंगे। आज नियमितीकरण तो हुआ नहीं। चारों तरफ लोग आंदोलित है, संगठन आंदोलित है, लेकिन इनको शर्म नहीं आती। दूसरा महत्वपूर्ण से हमको ये बता रहे थे, जिसका नेता खुद अयोग्य घोषित हो गया, वो भी न्यायालय से, वो व्यक्ति टीवी पे बैठता है। सोचिए, कल्पना कीजिए, नेता अयोग्य घोषित हो गया, पार्टी कहीं दिखती नहीं है पूरे प्रदेश देश में, लेकिन उसके बाद ये हंसते हंसते बता रहे 15 सीट आई। अरे जीरो तो नहीं आया ना? 3 बार का सीएम शीला दीक्षित दिल्ली में जीरो आई, क्यों आई? बता सकते हो आप किस कारण से आई होगी? इसी घपले घोटालेबाजी के कारण, इसी घपले घटलेबाजी के बारे में आप लोग यहाँ पे आए, और इस बार भी प्रदेश में काट की हांडी दोबारा नहीं चढ़ने वाली। प्रदेश की जनता देख रही है और समझ रही है कि सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी ये क्या कर रहे थे प्रदेश में। एक ढेबर और लेबर मिलकर कैसे प्रदेश के संसाधनों को लूट रहे थे, तो देख तो रही है प्रदेश की जनता। आप में जाने का हिम्मत नहीं है, तभी तो मुखिया बोलता है कि हमारी सरकार रिपीट नहीं हो पाती। इसी कारण ये सवाल था। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल कि अगर भूपेश बघेल जी का चेहरा इतना ही काफी था, तो उप मुख्यमंत्री बनाने की जरूरत क्या थी? सचिन पायलट तो उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अगर लॉजिकली समझे मोहन भाई, तो क्या है कि हार का ठिकरा शेयर करने के लिए एक और शरीर। ठीक है, बंटवारा जीत का भी हार का भी। ठीक है, हाँ बोलिए पांडे जी, बोलिए जी। इन्हीं कांग्रेसियों के द्वारा उनको इतना अपमानित किया गया कि मतलब हत्या की साजिश का आरोप भी लगा दिए भूपेश बघेल के सर पे। फिर भी आज देखिए कांग्रेसियों का हाल। ठीक है, चलिए, ठीक है, ये आएंगे इस मुद्दे पे आगे बात करेंगे। हमारे साथ मनीष बोरा जी है, उनसे समझ लेते हैं। मनीष जी, अब जो तस्वीर है वो साफ हो रही है और हम समझ रहे हैं कि जो लड़ाई है वो आगे बढ़ेगी। तो भले संगठन कांग्रेस में मोहन मरकाम संभाल रहे होंगे, भाजपा में अरुण साव संभाल रहे होंगे, सेकेंड लाइन की लीडरशिप दोनों साइड से तैयार हो गई है, लेकिन 2018 की लड़ाई एक बार फिर से हमें देखने को मिलेगी। ऐसी संभावनाएं, ऐसी चीजें आप राजनीति में देख पा रहे हैं क्या आगे? निश्चित रूप से मोहन जी, देखिए 2023 में फिर से हमको देखने मिलेगा, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का सर्वोच्च और सबसे बड़ा चेहरे के रूप में रमन सिंह जी दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर राजनीति का दूसरा पहलू देखिए कि जो पूरा राजनीति की यहाँ चक्रव्यूह जो रचा जा रहा है, जो संरचना बनाई जा रही है, वो संरचना बन रही है भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय टीम के द्वारा। स्थानीय लोग जो हैं उनको उतना महत्व नहीं दिया रहा है। कहीं ना कहीं ये बात उनके दिल में बैठी हुई है कि लगातार 4.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर विपक्ष की जो भूमिका निभाना चाहिए था उसको निभाने में कामयाब नहीं हुई है। और इस बात के जो संकेत वहां पर मिले उसको देखते हुए यहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व जो है वो गंभीर है छत्तीसगढ़ को लेकर के। और लगातार आप देखिए जैसे केंद्रीय मंत्रियों के दौरे हो रहे हैं, केंद्रीय संगठन पदाधिकारियों के दौरे हो रहे हैं, और जिस प्रकार से यहाँ पर जिन लोगों को बैठाया गया है, चाहे वो अजय जामवाल हो, चाहे ओम माथुर हो, चाहे अमित शाह जी का लगातार यहाँ पे दौरा हो रहा है, तो इन सब चीजों को देख करके ये बात तो स्पष्ट समझ में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो है वो केंद्रीय रचना के साथ में यहाँ पर आ रही है और एक बड़ा यहाँ पर वो अपना
चुनावी व्यूह रचना रचेगी। ठीक है, व्यूह रचना ये भी हो सकती है कि सब कुछ इस्तेमाल करके देख लिया बीजेपी ने, ये बदला वो बदला, ऐसा किया वैसा किया, जातिगत सब, लेकिन आखिरी भरोसा रमन सिंह पर। पांडे जी बताइए। देखिए, अभी जो मनीष बोरा जी बोल रहे थे उनके साथ सम्मान डिसएग्री करता हूं। देखिए, हमारे कितने भी बड़े कद के नेता हों, वो प्रदेश पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। उनको डिप्लॉय किया जाता है, उनको कुछ ना कुछ कार्य योजना दी जाती है और हम लोग एक टीम की तरह काम करते हैं। हमारा कोई मतलब इटली का सिंबल नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह काम करते हैं। और जो रही बात हार की, तो आप विश्वास कीजिए मोहन जी, जब हम 2018 में हारे थे तो हमारा एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता या बड़ा से बड़ा नेता कभी ईवीएम पे या संवैधानिक संस्थानों पे सवाल नहीं उठाया। हमने उसकी स्वीकृति ली और प्रदेश की जनता के बीच में गए कि क्या कमी हो गई, क्या बात रह गई। तो बात निकल के क्षण की ये आई कि इतना बड़ा लोक लुभावना वायदा, इतना बड़ा कि मतलब ये कर देंगे वो कर देंगे, वो हुआ कुछ नहीं। तो ढाक के 3 पाँच जो है मोहन जी, वो सबके सामने है। और वोरा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। वो वोरा जी आपकी बात जी, मैं निशिकांत जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जब वह पार्टी हारी थी उस समय तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष रहे धर्मलाल कौशिक ने ये बात कही थी कि हम कार्यकर्ताओं की वजह से चुनाव हार गए। जब भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी तब लगातार नेता उसका श्रेय ले रहे थे, मगर जब हार गई तो कार्यकर्ताओं पर दोष मढ़ दिया गया। और उसके बाद उन्होंने एक और बयान दिया था। वो बयान ये दिया था कि जो अवसरवादी हैं वो चले गए, जो भाजपा के हैं वो रह गए। तो जो अब आपको पता था कि वो अवसरवादी हैं, आपने उनको अवसर दिया, पार्टी में सम्मान दिया, अपने कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया और उन कार्यकर्ताओं के सिर पर आपने हार का ठीकरा भी फोड़ दिया। तो इस बात का क्या जवाब देंगे निशिकांत जी? यदि आप जीतते हैं तो क्रेडिट हमारा, हारते हैं तो कार्यकर्ता, तो पार्टी है, आप परिवार की तरह काम करते हैं, निश्चित रूप से वो बात स्वीकार है। पांडे जी जल्दी जल्दी। मनीष जी, आपकी बात का पहले ही जवाब दे दिया कि हमारी पार्टी में चाहे किसी पद पे कोई रहे, सभी कार्यकर्ता हैं। तो सभी कार्यकर्ता मतलब कार्यकर्ता के कारण हार हुई, मतलब हमने वो परिश्रम जो करना चाहिए था हमको, हमने नहीं किया। दूसरा महत्वपूर्ण विषय, जो ये अवसरवादी हैं वो सभी जगह हैं, अपना अवसर देख के आते हैं चले जाते हैं, लेकिन पार्टी को जो सिंचित करने वाले कार्यकर्ता हैं, जो पुरुषार्थ करने वाले कार्यकर्ता हैं, वो आज भी पार्टी के साथ वैसे ही तन मन धन के साथ। लेकिन रमन सिंह को आगे करने के बाद आप लोग ने बैठे बैठाए अवसर दे दिया कांग्रेस को। कांग्रेस से सुन लीजिए टिप्पणी, फिर इसको एंड करेंगे। मिश्रा जी, मैं आपके चैनल से बताऊंगा कि संदीप भैया ने बताया, भैया ने बहुत सही कहा। कर्नाटक के अंदर में पूरा नेताओं की टोली पहुंच चुकी थी। कर्नाटक के अंदर में मुंबई पूरा मामला उनका एकदम पूरी तरह से नकली हो चुका था। चाहे येदियुरप्पा जी का कहीं कोई विश्वास नहीं था जनता के बीच में। और कर्नाटक के अंदर में देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी वहां जाके कर्नाटक के सभा में क्या कह रहे थे कि मुझे गाली दी गई, मुझे बार बार गाली दी गई। अरे भैया, आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप छत्तीसगढ़ पे आइए, छत्तीसगढ़ पे आइए, वहां का क्या है? छत्तीसगढ़ के बारे में ही आ रहा हूँ। छत्तीसगढ़ मैं एक चीज मैं आपको एकदम साफ तौर से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इनका अब हांडी उंडी नहीं चढ़ना है, जो चढ़ना था वो चढ़ चुका था। अब हांडी चलिए, चढ़े यहाँ हांडी नहीं चढ़ेगी। पांडे जी जल्दी, 20 सेकंड भी नहीं है, 10 सेकंड में जल्दी एक जवाब दे दीजिए। मेरे भाई को पप्पू कहते हैं, मेरे भाई को पप्पू कहते हैं। वो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश संभाले थे, 1 सीट लेकर इस साथ से 1 सीट, क्यों? जनता का समर्थन क्यों नहीं मिला? मेरे भाई को अरे पप्पू को पप्पू नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? चलिए, इस तरीके के निजी टिप्पणी से बचते हैं, ठीक है। चलिए, हमारी कोशिश ये छत्तीसगढ़ पे चर्चा हो, और छत्तीसगढ़ में जैसा कि हम देख रहे हैं, ठीक है, नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा वो आपकी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना, उसको क्यों नहीं हटाया आपने पार्टी? ठीक है, दोनों पार्टी में इस तरीके से अवसरवादी लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन हमारी कोशिश है छत्तीसगढ़ पे चर्चा करने की। और रमन और बघेल एक बार फिर से आमने सामने हैं, तो नजर रहेगी कि ये दोनों क्या करते हैं, क्या दोनों में भिड़ंत होगी, या फिर दोनों ही अपने अपने संगठन और सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। हमारे साथ मनीष वोरा जी जुड़े, उनका धन्यवाद, विपिन जी जुड़े, उनका धन्यवाद, और निशिकांत पांडे जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद कर चर्चा को हम यही खत्म करते हैं, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV 24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। समय गढ़ता है हर पल एक नई खबर में, ये खबरों का नया गढ़।
टीवी 24। हमारी सरकार ने जन स्वास्थ्य